रेप्टाइल्स दुनिया के सबसे डाइवर्स जीवों में से एक हैं, जिनमें 12,000 से ज्यादा जिंदा स्पीशीज हैं। ये बहुत पुराने समय से इस धरती पर हैं। पहली बार ये 312 मिलियन साल पहले लेट कार्बोनिफरस पीरियड में नजर आए थे और अपने लंबे अस्तित्व के ज्यादा हिस्से में इस ग्रुप के मेंबर्स ने जमीन पर राज किया। ये सुप्रीमेसी का दौर सबसे पहले सूडोसुकियंस के साथ शुरू हुआ, जो अर्ली ट्रायासिक पीरियड में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद जल्दी ही सबसे आइकॉनिक ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स आए, जो डायनासोर्स थे, जिन्हें दुनिया पर 165 मिलियन सालों तक राज करने का मौका मिला। लेकिन कोई भी राज हमेशा के लिए नहीं चल सकता और 66 मिलियन साल पहले नॉन एवियन डायनासोर्स तुरंत एक्सटिंक्ट हो गए। इनके पतन के साथ रेप्टाइल्स द्वीप में चले गए और मैमल्स का युग शुरू हो गया। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि एक और ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स था जो डायनासोर्स या सूडोसुकियंस जितना मशहूर नहीं था, लेकिन कई तरीकों से इनके डिमाइस के बाद डोमिनेंट फोर्स बन गया था, और ये ग्रुप था सिबेकिडे। सिबेकिडे एक प्रीहिस्टोरिक टेरेस्ट्रियल क्रोकोडिलोमॉर्फ्स की फैमिली थी, जो सिबेकोसुकियंस ग्रुप से बिलोंग करते थे। ये काफी डाइवर्स और वाइड स्प्रेड थे। साउथ अमेरिका और यूरोप में इनकी हेवी कंसंट्रेशन थी। ये बहुत सक्सेसफुल हंटर्स थे और मेसोजोइक मेगाथेरोपॉड्स के बाद से सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स बन गए थे। लेकिन इनकी सफलता के बावजूद इनकी शुरुआत काफी हम्बल थी, जैसे इनके पहले नोन मेंबर ओग्रेसुकस के साथ देखा गया। बहुत लंबे समय तक ये सोचा गया था कि सारे मेंबर्स सीनोजोइक पीरियड में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जब ओग्रेसुकस को डेट किया गया तो ये पता चला कि ये एक्चुअली डायनासोर्स के दौर में जीता था, और इसका स्पेसिफिक टाइम 67.7 मिलियन साल पहले का है। इनके फॉसिल्स स्पेन के ट्रैम्प फॉर्मेशन में मिले और ये अपने बाद के रिलेटिव्स के कंपैरिजन में काफी छोटे थे, जहां एडल्ट सिर्फ 1 मीटर या 3.6 फीट लंबे थे और उनका वजन 9 किलो या 20 पाउंड तक होता था, जो एक बड़े मॉनिटर लिजर्ड के साइज के बराबर है। इनका छोटा साइज शायद उनके हैबिटेट में कार्निवोरस डायनासोर्स की हेवी प्रेजेंस का नतीजा था, जिनमें 8 अलग स्पीशीज थीं, जिसमें एक पायरोरैप्टर भी था, जो एक हाईली स्पेशलाइज्ड ड्रोमियोसॉर था। ये भी ओग्रेसुकस की तरह छोटा था, जिससे इन दोनों के बीच पोटेंशियल कंपटीशन होने की संभावना है। थेरोपॉड्स के साथ साथ ओग्रेसुकस के एनवायरनमेंट में काफी हेड्रोसॉर्स, सॉरोपॉड्स, एंकिलोसॉर्स और इग्वानोडॉन्ट्स भी शामिल थे। इनमें से कुछ स्पीशीज शायद ओग्रेसुकस की डाइट का हिस्सा भी रहे होंगे, लेकिन सिर्फ उनके इन्फेंट्स या अंडों के रूप में। ये इसलिए स्पेकुलेट किया गया है क्योंकि ओग्रेसुकस एक फुली लैंड बेस्ड प्रेडेटर था, जिसके पास रिलेटिवली पावरफुल जॉस थे, जो अंडों को इजीली क्रैक करने या मांस को टेयर करने में केपेबल थे। इसके अलावा ये सरप्राइजिंगली तेज भी थे, अपनी अपराइट लॉन्ग लेग्स और रिड्यूस्ड आर्मर की वजह से, जिससे इसका वेट हल्का और स्पीड ज्यादा थी। इससे ये धीरे धीरे चलने वाले जुवेनाइल डायनासोर्स को आउटरन कर सकता था। लेकिन ज्यादातर डायनासोर्स जल्दी ही काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, जिससे ये अर्ली सेबेकिड उन्हें अपना शिकार नहीं बना पाता था। इसी वजह से ये माना जाता है कि नॉन डायनासोर्स जैसे छोटे मैमल्स शायद ओग्रेसुकस का फेवरेट प्रे रहे होंगे। डायनासोर्स के जमाने में होने के बावजूद ओग्रेसुकस सफल रहा, क्योंकि नॉन एवियन डायनासोर्स के खत्म होने के बावजूद ये या इसके कोई अनआइडेंटिफाइड रिलेटिव एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद भी जिंदा रहे। अभी तक ये पूरी तरह से पता नहीं चल सका कि सेबेकिड्स कैसे इस मैस एक्सटिंक्शन से बच गए, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि अर्ली मेंबर्स का छोटा साइज इसमें बड़ी वजह था, क्योंकि एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद लगभग कोई भी 25 किलोग्राम या 55 पाउंड से ज्यादा वेट वाला जानवर जिंदा नहीं बचा। इसके अलावा ये भी सजेस्ट किया गया है कि कुछ क्रोकोडिलियंस की तरह सेबेकिड्स का मेटाबॉलिज्म काफी स्लो था, जिसका मतलब ये है कि एक बैरन दुनिया में भी ये कम खाने से सरवाइव कर सकते थे।
जो भी वजह रही हो, सेबिकिड्स का सर्वाइवल बहुत ही सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये सेबेकोसुकियंस की लास्ट लिनिएज बन गए। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद लाइफ की कमी और कंपटीशन की एब्सेंस की वजह से ये जल्दी से अपना साइज बढ़ाने लगे और सिर्फ 5 लाख सालों बाद ये कुछ फूड चेन्स में टॉप प्रेडेटर्स बन चुके थे, जैसे कि अर्ली पेलियोसीन के ज़ुल्मासुकिस ने डेमोन्स्ट्रेट किया। ज़ुल्मासुकिस, जो आज के बोलिविया के एरिया में रहता था, ओग्रेसुकिस से 3 गुना बड़ा था। ये जरूरी नहीं कि एक जायंट हो, लेकिन टाइमलाइन को ध्यान में रखा जाए तो लगभग 3 बार साइज इंक्रीज रिमार्केबल है और ये अपने एनवायरनमेंट में लार्जेस्ट प्रेडेटर था जो फ्लूवियल और लैक्स्ट्राइन हैबिटेट से कंपोज था। लेकिन दूसरे सेबिकिड्स की तरह ज़ुल्मासुकिस फुली टेरेस्ट्रियल ही रहा और इसकी टेल एंड में राउंड थी, मॉडर्न क्रॉक्स की टेपर्ड टेल्स के ऑपोजिट, जो स्विमिंग के लिए अडेप्टेड होती हैं। ज़ुल्मासुकिस ने कई एनिमल्स को शिकार बनाया होगा, जिसमें ज्यादातर मैमल्स और एम्फीबियंस थे, जो टिपिकली 1 किलो या 2.2 पाउंड से ज्यादा वेट नहीं रखते थे। इससे ये क्रॉक के लिए इजी टारगेट्स बन जाते थे। और बोलिविया ही नहीं, अर्जेंटीना में भी सेबिकिड्स की डोमिनेंस दिखाई दी, जहां अर्ली पेलियोसीन में लोरोसुकिस ने टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स के रैंक्स में अपना मकाम हासिल किया। लोरोसुकिस का साइज ज़ुल्मासुकिस के बराबर था और इस सिमिलर स्टैचर का मतलब है कि इसका शिकार भी शायद सिमिलर होगा, लेकिन ये शिकार ज्यादा देर तक छोटा नहीं रहा और ना ही ये सेबिकिड्स, क्योंकि लेट पेलियोसीन में सेबिकिड्स ने अपने साइज और रेंज में एक बड़ा जंप देखा, जिसमें सेबिकस का अराइवल हुआ। सेबिकस पहली बार 59.4 मिलियन साल पहले पाया गया और ये बोलिविया, अर्जेंटीना, कोलंबिया और शायद ब्राजील में भी पाया जाता था। ये एक अहम न्यूकमर था क्योंकि ये पहला सेबिकिड था जो एक लार्ज कार्निवोर माना गया, जहां एडल्ट्स 10 फीट या 3.1 मीटर लंबे थे और उनका वेट एक मेल स्पेक्टिकल बेयर के बराबर था। इसकी हैबिटेट पहले के पेलियोसीन प्रेडिसेसर से ज्यादा डाइवर्स थी और ये कई नए एनिमल्स के साथ रहता था, जैसे कि नोटोअंगुलेट्स, मेरिडियोलेस्टिडांस, ज़िनार्थन्स, मेटाथेरियंस, रोडेंट्स, बैट्स और यहाँ तक के प्राइमेट्स भी। इनमें से कई नए एनिमल्स पहले से बड़े थे और कुछ, जैसे एस्ट्रोपोथेरियम, शायद एडल्ट होने पर सेबिकस के लिए शिकार के लायक ही नहीं थे, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद अब भी वल्नरेबल थी और शायद सेबिकस अपने साइज से बड़े एनिमल्स को शिकार करने में भी सफल रहा था, इसके एक्सट्रीमली डीप स्नाउट के कारण, जो ज्यादा मसल अटैचमेंट अलाउ करता था, खासकर वो मसल्स जो चॉम्प डाउन करने के लिए यूज होते हैं। इस वजह से इसकी बाइट फोर्स बहुत एफिशिएंट थी, जो आज के क्रोकोडिलियंस में भी देखी जा सकती है, लेकिन इसका किलिंग मेथड फिर भी यूनिक था। आजकल के क्रोकोडाइल्स के पास राउंडेड, वाइडली स्पेस्ड दांत होते हैं जो बड़े खाने के टुकड़ों को कंज्यूम करने के लिए बने होते हैं, लेकिन सेबिकस के पास ज़ाइफोडोंट टीथ थे जो ब्लेड लाइक थे, मांस को स्लाइस करने के लिए परफेक्ट। इनके टीथ रिमार्केबल तरीके से लार्ज थेरोपॉड्स के टीथ जैसे थे और ये एक्चुअली टायरानोसॉरस के टीथ से सबसे ज्यादा मिलते जुलते थे, क्योंकि दोनों के पास सेरेटेड टीथ थे जिनमें राउंडेड प्रोट्रूजन्स होते थे, जिन्हें डेंटिकल्स कहा जाता है। साथ ही शार्प क्लेफ्ट्स भी होते थे। ये क्लेफ्ट्स शिकार के मांस को सेरेशंस के बीच प्रेस करते, इसे बटर की तरह स्लाइस करते और एक्सट्रीम ट्रॉमा पैदा करते। ये ट्रेड दूसरे सेबिकिड्स में भी देखा गया और सेबिकस और इसके रिलेटिव्स को एक सीरियस थ्रेट बनाता था, लेकिन शायद ये उतना डोमिनेंट नहीं था जितना सोचा जाता था, क्योंकि इसको टेरर बर्ड से कम्पीट करना पड़ता था, खासकर मीडियम साइज्ड एंड्रोसोरनेस और फाइसोरनेस के साथ। इसके अलावा ब्रेन के स्कैन्स सजेस्ट करते हैं कि सेबिकस की इंटेलिजेंस काफी प्रिमिटिव थी, जो पोटेंशियल प्रे और कंपेटिटर्स को एक छोटा एडवांटेज दे सकती थी। लेकिन इस बात से धोखा नहीं खाना, क्योंकि ये सेबिकिड्स यहाँ से और भी ज्यादा डोमिनेंट होने वाले थे।
सेबिकस, जो पहले ही सेबेकिडे फैमिली के लिए एक बड़ा अपग्रेड था, अपने आने वाले मेंबर्स के सामने कुछ भी नहीं था, जो सेबेकिडे के गोल्डन ईरा यानी इयोसीन के दौरान उभरे। इस ईपॉक के बीच के स्टेजेस में मैमल्स के साइज में एक इजाफा देखा गया, जो सेबिकिड्स को एक और बार अपना साइज बढ़ाने पर मजबूर कर गया और ये अपने सबसे बड़े मेंबर बरीनासुकिस के साथ अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच गए। ये टाइटन वेनेजुएला, अर्जेंटीना और पेरू में पाया गया और ये डायनासोर्स के बाद का सबसे बड़ा लैंड प्रेडेटर था, जहां एडल्ट्स के वजन का 1720 किलो यानी 3790 पाउंड तक अनुमान लगाया गया है, जो कि आज के सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर पोलर बेयर से 4 गुना ज्यादा है। बरीनासुकिस की लंबाई भी एक्सेप्शनल थी, जहां कुछ लोगों का मानना है कि ये 10 मीटर यानी 33 फीट तक पहुंच सकता था। हालांकि ज्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि एडल्ट्स आमतौर पर 6.3 मीटर यानी 21 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ते थे, जो फिर भी काफी इम्प्रेसिव है। अपने एक्सट्रीम साइज की वजह से बरीनासुकिस को अपने एनवायरनमेंट में किसी थ्रेट का सामना नहीं करना पड़ता था और ये बाय फार वहां का सबसे बड़ा प्रेडेटर था। ये सोचा जाता है कि ये एक मिरियड ऑफ मैमल्स जैसे कि नोटोअंगुलेट्स और ग्लिप्टोडॉन्ट्स को शिकार बनाता था, जिनमें से कई जैसे ज़ीनास्ट्रैपोथेरियम का वजन 1 टन से ज्यादा था। इसके अलावा इसकी एनवायरनमेंट में रहने वाले दूसरे कार्निवोर्स भी शायद इस गोलायत के शिकार बन जाते थे, जिनमें एक कोएग्जिस्टिंग छोटा सेबिकिड और शायद टेरर बर्ड्स भी शामिल थे। ये क्रीचर अपने साइज के लिए अजीब तरीके से तेज भी था और इसकी वजह इसकी हाईली डेवलप्ड लेग्स और लाइट आर्मर बताया जा सकता है, जो ऑस्टियोडर्म से बना था और इसके सर, पीठ और टेल के ऊपर चलता था। इसकी डेडली बिल्ड दूसरों के लिए इतना बड़ा इशू थी कि ऐसा माना जाता है कि ये साउथ अमेरिका में अर्ली सीनोजोइक के दौरान बड़े मैमेलियन प्रेडेटर्स की कमी का एक की कंपोनेंट था। और बरीनासुकिस अपनी फैमिली का अकेला नाइटमेरिश मेंबर नहीं था जो मैमल्स के लिए प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा था। लगभग इसी वक्त सेबिकिड्स ने यूरोप में भी अपनी सफलता से कब्जा जमा लिया था, लेकिन इस बार ये जीत डेंटानियोसुकिस जैसे जायंट के रूप में सामने आई। पहले के कुछ सेबिकिड्स जैसे आइबेरोसुकिस और ओग्रेसुकिस यूरोप में पाए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इतना डोमिनेंट नहीं था जितना ये खौफनाक डेंटानियोसुकिस था। फॉसिल डेटिंग से पता चलता है कि ये बरीनासुकिस के सबसे पुराने फॉसिल्स के लगभग 1 मिलियन साल बाद यूरोप में उभरा और आजकल के फ्रांस में रहता था। हालांकि ये बरीनासुकिस से इतना क्लोजली रिलेटेड नहीं था, लेकिन साइज के मामले में ये अपने साउथ अमेरिकन काउंटर पार्ट के काफी नजदीक था, क्योंकि ये भी एक जायंट था। ये सोचा जाता है कि एडल्ट 17.5 फीट यानी 5.3 मीटर तक लंबाई में बढ़ सकते थे, जो कि बरीनासुकिस से छोटा था, लेकिन फिर भी ये सीनोजोइक यूरोप का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर था। और डेंटानियोसुकिस स्कल साइज के मामले में बरीनासुकिस के मुकाबले का था, क्योंकि इसका स्कल प्रोपोर्शनली ज्यादा बड़ा था और हो सकता है कि असल में ये स्कल साइज में भी ज्यादा बड़ा हो। इसके अलावा ये और भी मजबूत दांतों से लेस था, जो दूसरे सेबिकिड से ज्यादा रोबस्ट थे, और इन मजबूत दांतों के साथ साथ जायंट स्कल ने इसे अपने एरिया के लगभग हर जानवर को मार गिराने की शक्ति दी, जिनमें 2 टन से ज्यादा वजन वाले पेरिसोडैक्टिल्स भी शामिल थे। ये शायद अपने एरिया का अकेला प्रेडेटर था जो ऐसे बड़े प्रे को शिकार बना सकता था, लेकिन फिर भी इसे कुछ कंपटीशन का सामना करना पड़ता था, जो दूसरे क्रोकोडिलियंस, बड़े टेरेस्ट्रियल बर्ड्स और हाइनोडोंट्स के रूप में था। लेकिन बदकिस्मती से इसका साइज एडवांटेज ज्यादा देर तक मददगार साबित नहीं हुआ और ये 37 मिलियन साल पहले खत्म हो गया, जो यूरोप में सेबिकिड्स के राज का अंत था। इसके खात्मे ने कई तरह से कॉन्टिनेंट पर मैमल्स के रूल का रास्ता बनाया, क्योंकि ये आखिरी बड़े प्रेडेटर्स में से एक था जो रेप्टाइल था। इसके डाउनफॉल की वजह तो मालूम नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे क्लाइमेट चेंजेस से जोड़ा जाता है, जो रेप्टाइल्स पर मैमल्स के मुकाबले में ज्यादा असर रखता है।
लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि साउथ अमेरिकन मेंबर्स ने यूरोपियन सेबिकेट से बेहतर तरह से अपने आप को संभाला, जिसका सबूत है बरीनासुकस, जो डेंटानियोसुकस से पहले उभरा था लेकिन ज्यादा देर तक जिंदा रहा, जिसके सबसे नए फॉसिल्स सिर्फ 11.8 मिलियन साल पुराने हैं, जो ये दिखाता है कि इसने लगभग 30 मिलियन सालों तक अपना राज रखा। ये लेट एक्सटिंक्शन डेट बरीनासुकस को आखिरी नॉन सेबिकेट बनाती है लैंगस्टोनिया के साथ, जो एक और साउथ अमेरिकन मेंबर था और इसी वक्त एक्सटिंक्ट हुआ। लैंगस्टोनिया बरीनासुकस से छोटा था, लेकिन अपने एनवायरनमेंट में ये फिर भी एपेक्स प्रेडेटर था, क्योंकि ये सभी को एग्जिस्टिंग टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर से बड़ा था, जिसमें समवॉट लार्ज पिरासोडोंट्स भी शामिल थे। लेकिन फिर भी कम कंपटीशन होने के बावजूद लैंगस्टोनिया और बरीनासुकस अपने रूल को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके और आखिरकार इस टेरिफाइंग ग्रुप ऑफ क्रोकोडिलोमॉर्फ्स का अंत आ गया। उनकी एक्सटिंक्शन हमेशा से पेलियोंटोलॉजिस्ट के लिए एक दिलचस्प राज रही है, क्योंकि दोनों अपने अब्रप्ट एक्सटिंक्शन से थोड़े ही पहले दुनिया पर राज कर रहे थे, जिसने काफी बहस को जन्म दिया है। आज के वक्त में सबसे आम थ्योरी ये है कि जब ये एक्सटिंक्ट हुए तो अमेज़न की पुरानी बड़ी नदियों का सिस्टम टूटना शुरू हो चुका था, जो साउथ अमेरिका में बड़े इकोलॉजिकल चेंजेस ला रहा था। ये तब्दीलियां एंडीज की अपलिफ्ट से और भी बढ़ गई थीं, जिससे काफी हुफ्ड एनिमल्स की लिनिएजेस खत्म हो गईं और सेबिकेट्स के लिए भूखमरी का सबब बन गईं। और जब सेबिकेट्स आखिरकार खत्म हो गए, तभी मैमल्स का असली राज शुरू हो सका, लेकिन बिना किसी मुकाबले के नहीं, क्योंकि उस वक्त की टेरर बर्ड्स अब भी अपनी धाक जमाए हुए थीं और ये हालत आखिरी सेबिकेट्स के बाद भी 11 मिलियन साल तक चली। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।